नमस्कार दोस्तों, एमपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए पीवाई की सीरीज जो हमने शुरू की थी उसमें आज हमारी ये चौथे नंबर की क्लास है। और दोस्तों इन क्लासेस में हम एमपी जीके और साइंस से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य खो खो खेल का जन्म स्थान माना जाता है। मतलब यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि जो खो खो खेल है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो आपको याद रखना है कि जो खो खो खेल है ना, इसकी शुरुआत मानी जाती है महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र को खो खो खेल का जन्मदाता माना जाता है। वैसे दोस्तों अगर आपसे कभी भी पूछ ले कि जो मलखम खेल है ना, इस मलखम खेल की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मलखम खेल की शुरुआत उज्जैन से होती है। और इसीलिए दोस्तों उज्जैन में मलखम अकादमी भी शुरू की गई है। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में आपकी मलखम अकादमी है। और एक चीज और आपको याद रखना है, जो मलखम है ना, ये मध्य प्रदेश का राज्य की खेल है। तो मध्य प्रदेश का राज्य की खेल मलखम है। और इसे कब घोषित किया गया, तो इसे सन 2013 में घोषित किया गया। और मलखम खेल के लिए प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है। प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है और आपको याद रखना ही नहीं। अब बात आती है दोस्तों, खेल की बात आई है तो आपने देखा होगा कि स्टैटिक जीके में हमेशा खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सारे खेल के खिलाड़ी आपके सामने। जब भी क्रिकेट की बात आए तो आपको याद रखना है क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल की बात आए तो फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। और हॉकी की बात आए तो हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। मतलब क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी तीनों में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। तीनों के नाम आपको याद रखना है। फिर बात आती है दोस्तों कबड्डी। तो कबड्डी से याद रखना है 7। तो कबड्डी हम 7-7 खेलते हैं। तो कबड्डी में कितने हो जाएंगे, 7। बास्केटबॉल की हम बात करें तो बास्केटबॉल में आपके कितने हो जाएंगे, 5। तो बास्केटबॉल में कितने हो जाएंगे, 5। वॉलीबॉल की बात करें तो वॉलीबॉल में कितने हो जाएंगे, 6। बेसबॉल की बात करें तो बेसबॉल में 9 हो जाएंगे। उसके बाद में वाटर पोलो। तो वाटर पोलो में अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 कितने शब्द है, 5। 5 वाटर पोलो में 5 शब्द है। और 5 में अगर 2 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7। ठीक है, तो वाटर पोलो आपका 7। फिर पोलो की बात करें तो पोलो आपका 4 इंपोर्टेंट है। खो खो का जो कि क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ से शुरू हुआ, तो महाराष्ट्र से शुरू हुआ। और खो खो में कितने हैं, 9। रग्बी की बात करें तो आपको दिखाई देगा सबसे ज्यादा रग्बी फुटबॉल में है। कितने हैं रग्बी फुटबॉल में, 15 है। तो आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, सबसे ज्यादा है। फिर बैडमिंटन की और टेनिस की बात करें ना दोस्तों, तो इसमें सिंगल भी खेला जाता है और डबल भी खेला जाता है, मतलब जोड़े में भी खेला जाता है। तो बैडमिंटन और टेनिस में 1 या 2 हो सकते हैं। और शतरंज की बात करें तो इसमें एक पक्ष से एक ही व्यक्ति होता है। आप सभी जानते हो टोटल 4 साइड इसमें लोग बैठ सकते हैं, लेकिन एक साइड से एक ही व्यक्ति इसमें खेल सकता है। तो इतने खेल और खिलाड़ियों की संख्या आपको याद रखना है। आप सभी जानते हो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद ने 1928 में किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जो है ना, इन्होंने एक संगठन में भूमिका निभाई थी जिसका नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये जो संगठन है इसके स्थापना में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। अब चंद्रशेखर आजाद आपके लिए इंपोर्टेंट क्यों है दोस्तों, तो इनका जो जन्म हुआ था ना, वो कहाँ हुआ था, तो भाभरा नामक गांव में हुआ था। और ये जो भाभरा गांव है ये कहाँ आता है, तो झाबुआ जिले में आता है। तो इसलिए ये इंपोर्टेंट हो जाता है, भाभरा झाबुआ में आता है और यहीं पर चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। तो ये एमपी की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, करेवा मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में केसर के लिए खेती के लिए प्रसिद्ध है। मतलब आपको एक चीज याद रखना है दोस्तों कि ये जो करेवा मिट्टी है ना, ये करेवा मिट्टी में सबसे अच्छी जो खेती होती है वो किसकी होती है, तो ये केसर की खेती होती है। और आप सभी जानते हो कि केसर के लिए कश्मीर घाटी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो करेवा मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो केसर के लिए प्रसिद्ध है और ये कश्मीर में होती है। अब ये सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो आपको बताना है जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। फिर अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, तो कपास के लिए आपको बताना है काली मिट्टी। ये काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही बेहतरीन मिट्टी होती है। और एक और आपको बताना है दोस्तों कि जो धान है ना, इस धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, तो आपको बताना है लाल पीली मिट्टी।
लाल पीली मिट्टी धान की खेती के लिए अच्छी है। और एक और क्वेश्चन पूछेगा मोटे अनाज। मोटे अनाज का क्वेश्चन इसलिए पूछा जा सकता है कि जब बजट पेश किया गया था ना, तो उसमें मोटे अनाज को मिलेट बोला गया और उसका काफी अच्छा जिक्र किया गया था बजट में। तो मोटे अनाज के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहेगी, तो मिश्रित मिट्टी मोटे अनाज के लिए अच्छी रहती है। तो कौन सी मिट्टी किसके लिए अच्छी रहती है, ये चीज आपको याद रखना है। और आप केसर के लिए याद ही हो गया करेवा मिट्टी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के तहत कौन सी नई डिजिटल सुविधा जोड़ी गई। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्या है, तो MP के करंट अफेयर का क्वेश्चन आपसे पूछा है। मतलब आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो हाल ही में हुई कुछ इंपोर्टेंट घटना आपको याद रखना है, ज्यादा डिटेल वाली घटना पे नहीं जाना है, इंपोर्टेंट घटना से क्वेश्चन पूछेगा। तो हाल ही में नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत में आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में EFIR और 0 FIR को कानूनी मान्यता दी गई है। मतलब अब व्यक्ति क्या कर सकेगा, तो अपने मोबाइल से बैठे बैठे FIR लिखवा सकेगा। तो ये EFIR की सुविधा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। दोस्तों एक तो आपको 73वां संविधान संशोधन याद रखना है और एक आपको 74वां संविधान संशोधन याद रखना है। दोनों ही इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में एक तो 11वीं अनुसूची और एक 12वीं अनुसूची इन दोनों के तहत जोड़ी गई। 11वीं में क्या है, तो 11वीं में पंचायत से संबंधित प्रावधान है और 12वीं में क्या है, तो 12वीं में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई नगर पालिका का प्रावधान कब जोड़ा गया, तो 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान और पंचायत से संबंधित प्रावधान 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान। तो ये संविधान से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, क्योंकि इसमें पूछा है किससे संबंधित, 73 से संबंधित। और 73 किससे संबंधित है, 11वीं अनुसूची में, जिसमें आपका क्या है, पंचायत। अब अगर आपका कभी भी भारतीय संविधान की अनुसूची से क्वेश्चन बनता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन सारी अनुसूची पढ़ने वाले। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में क्या है, तो पहली अनुसूची में आपको याद रखना है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया। तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है, पहली अनुसूची में। दूसरी में अगर आपसे पूछे ना दोस्तों, तो दूसरी में आपको याद रखना है वेतन के बारे में। बस इतना याद रख लेना, जितने भी पदाधिकारियों को वेतन मिलता है ना, वो किस अनुसूची में प्रावधान है, दूसरी में। तीसरी से आपको याद रखना है, तीसरी से 3, और तीसरी में आपका शपथ से संबंधित प्रावधान है। तो शपथ किस में है, तो 3 अंक का ये शपथ 3 शब्द है, तो इसमें 3 आपके शब्द है, तो आपका तीसरी में शपथ हो जाएगा। चौथी की हम बात करें ना दोस्तों, तो जो राज्यसभा है ना, इस राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है वो चौथी अनुसूची के अनुसार होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 5वीं अनुसूची की हम बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों में प्रशासन और नियंत्रण के बारे में आपका 5वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, कितने राज्य टोटल, तो आपको याद रखना है 4। तो कभी क्वेश्चन पूछ ले कि 6ठी अनुसूची में कितने राज्यों के बारे में प्रावधान है, तो 4। तो आपको याद रखना असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो जनजातीय क्षेत्र है वहां पर प्रशासन के प्रावधान क्या होंगे, ये 6ठी अनुसूची में बताया गया। 7वीं की बात करें ना दोस्तों, तो 7वीं में आपको याद रखना है कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा जो है वो 7वीं में है। मतलब कौन सा विषय संघ सूची का है, कौन सा राज्य का है और कौन सा समवर्ती सूची का है, ये सारी डिटेल 7वीं अनुसूची में दी हुई है। 8वीं अनुसूची की हम बात करें तो इसमें जो भाषाएं है ना, 22 भाषाएं आज के टाइम पर भारत में, तो टोटल 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त भाषाएं, उनके बारे में डिटेल दी हुई। 9वीं अनुसूची, 9 अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो आपको ये याद रखना है दोस्तों कि जब संविधान का निर्माण हुआ था ना, तो उस टाइम पे टोटल 8 ही अनुसूचियां थी। 8 के बाद में आज के टाइम पे टोटल 12 अनुसूचियां है। मतलब आपको ये पता है कि टोटल 4 अनुसूचियां अपन ने बाद में जोड़ी। तो वो 4 अनुसूचियां कौन सी है, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो 9वीं में क्या प्रावधान है, तो 9वीं में भूमि सुधार है। और इसको कब जोड़ा गया, तो पहला संविधान संशोधन संविधान में किया गया था 1951 में। तो पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत इसको जोड़ा गया 9वीं अनुसूची को। 10वीं अनुसूची में जो प्रावधान है ना दोस्तों, वो दल बदल से संबंधित है। तो दल बदल का जो कानून है वो 10वीं अनुसूची में, और इसको जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन 1985 में।
1985 में। फिर 11वीं अनुसूची जिसकी अपन ने बात की थी पंचायती राज, तो इसको जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992 में। और 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिका से संबंधित है, इसको जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन 1992 में। तो ये चार आपको संविधान संशोधन और बाद में जुड़ी हुई चार अनुसूचियों में क्या क्या है ये याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलवाता है। मैंने आपसे कल भी कहा था, कल भी क्वेश्चन आया था आपका राष्ट्रपति से संबंधित, और मैंने आपसे ये कहा था दोस्तों कि ये जो राष्ट्रपति है ना, ये राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल जो 52 है उसमें बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में बताया गया। मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी राष्ट्रपति को शपथ की बात आएगी तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाते हैं, सीजीआई, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश उनको क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति को। पर मैंने आपसे ये कहा था दोस्तों कि जब भी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दे, ये राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, तो फिर यहाँ पर इनके काम को कौन संभालता है, तो इनका काम संभालता है उपराष्ट्रपति। कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति इनके काम को संभालता है। तो या तो राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे या राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, तो इनका काम कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति। अब बात आती है सर इनको हटाते कौन है, तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 61 एक आर्टिकल है जिसमें महाभियोग लाया जाता है, और इसी महाभियोग के द्वारा आपके जो राष्ट्रपति है ना, इनको हटाया जा सकता है, बाकी किसी भी तरीके से इनको हटाया नहीं जा सकता है। एक आता है दोस्तों जो राष्ट्रपति है ना, इनके पास में एक आर्टिकल है जिनका नाम है 72, और इस आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति है। मतलब क्षमादान क्या है, तो जो राष्ट्रपति साहब है ना, वो किसी भी कैदी को या तो उनकी सजा कम करवा सकते या फिर उसको बाहर करवा सकते। तो ये जो क्षमादान की शक्ति है ना, ये किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। और ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 72 में है। तो इतनी चीजें आपको राष्ट्रपति से याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। अब देखो, जब भी बात आए ना दोस्तों राज्य की, तो या तो राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, यानी राज्य पीएससी हो गया, या फिर आपसे पूछ ले दोस्तों राज्य का जो निर्वाचन आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग। इस राज्य के निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त होता है, तो राज्य के पीएससी का अध्यक्ष हो गया या सदस्य हो गए, निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त हो गया। इन सब की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य का राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो राज्य का राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगला है तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में किस नृत्य प्रधान या त्योहार का वर्णन किया गया। अब कभी कभी स्टैटिक जीके से ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, और अक्सर ऐसे क्वेश्चन में हम टाइम ज्यादा खर्च कर देते हैं। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे तो फिर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन पर टाइम खर्च करने से मतलब नहीं है। और आज के टाइम पर आपके व्यापम में नेगेटिव मार्किंग भी शुरू हो गई। तो नेगेटिव मार्किंग होने के कारण कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि हम जब एमपी की तैयारी करते हैं ना, तो एमपी की तैयारी करते टाइम आपका मैथ्स, रीजनिंग, एमपी जीके पर हम ज्यादा फोकस करते हैं, और एक आपका साइंस, कुछ स्टैटिक जीके पर हम इतना फोकस नहीं करते। तो ऐसे क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आते। लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्तिकी दीपम या पत्नी पूजा का जो वर्णन है वो आपका तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आया हो, मतलब पिछले एग्जाम में आया है, तो ये आपके लिए क्या हो सकता है, तो ये आपके लिए बोनस हो सकता है। मतलब 1 नंबर फ्री का मिलेगा, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र की जो क्रियात्मक इकाई है वो पारिस्थितिकी तंत्र स्वयं है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड है, वो ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, तो आपको याद रखना है ये हमेशा सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि पिछले बार जो क्वेश्चन पूछे गए ना, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र से ऊर्जा के पिरामिड के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाने वाली नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है। अब ये क्वेश्चन भी अगर मैं कहूँ तो आपके लिए एक बोनस वाला नंबर है, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में गलत होते तो आप हजारों लोगों से पीछे हो जाते। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी की टोटल लंबाई अगर आपसे पूछे तो 1312 किलोमीटर है।
ये 1312 किलोमीटर क्या है दोस्तों, तो ये टोटल लंबाई है। और अगर आपसे पूछे कि भाई मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछे कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो आप सभी जानते हो कि इसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है। और इसका समापन कहाँ हुआ है, तो समापन हुआ है दोस्तों खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में। और ये मध्य प्रदेश के टोटल 16 जिलों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश के टोटल 16 जिलों से होकर बहती है, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। अब ये नर्मदा नदी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसके बारे में सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कथक नृत्य किस शैली के विकास में किस सांस्कृतिक परंपरा का योगदान है, मतलब जो कथक नृत्य है उसमें कौन सी सांस्कृतिक परंपरा आपको देखने को मिलती है। एक चीज तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो कथक नृत्य है ना, ये एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है। क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो दोस्तों वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। लेकिन दोस्तों जो संस्कृति मंत्रालय है ना, ये संस्कृति मंत्रालय ये बताता है कि वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9 है। तो 9वां कौन सा है, तो 9वें नंबर का इसने माना है छऊ, ठीक है। लेकिन संगीत नाटक अकादमी की अगर हम बात करें, तो नाटक अकादमी कितना मानती है, तो नाटक अकादमी 8 मानती है। तो नाटक अकादमी तो 8 मानती है और संस्कृति अकादमी 9 मानती है, और 9वें नंबर का छऊ को मानती है। दोस्तों ये जो शास्त्रीय नृत्य की हम बात करें, तो इसमें बात आती है कथक की। तो आपको कथक के बारे में याद रखना है कि ये उत्तर भारत में किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत से मतलब कहाँ पर, तो यूपी वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध था। और दोस्तों उत्तर भारत में किया जाता था, तो इसमें जो मुगल संस्कृति और उसके बाद में हिंदू संस्कृति दोनों का आपको वर्णन मिलता है। तो ये मुगल और हिंदू संस्कृति का मिश्रित वर्णन इसमें देखने को मिलता है कथक में। शास्त्रीय नृत्य की जब हम बात करते हैं ना, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आपको बताना है दोस्तों भरतनाट्यम। और ये भरतनाट्यम कहाँ होता है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु में होता है। फिर अगर आपसे पूछ ले कि सबसे नया कौन सा है, तो सबसे नया आपको याद रखना है सत्रिया। और सत्रिया कहाँ होता है, तो सत्रिया असम में होता है सर। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की प्रसिद्ध रासलीला नाट्य शैली का प्रमुख केंद्र कौन है। अब देखो ये रासलीला आप सभी जानते हो कि रासलीला का संबंध कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण से, और भगवान कृष्ण का संबंध ब्रज क्षेत्र से, जो कि मथुरा और वृंदावन वाला क्षेत्र आता है। तो ये क्वेश्चन भी बोनस क्वेश्चन हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन अपने को यहाँ पर गलत नहीं करना है। आप सभी जानते हो कि मथुरा वृंदावन से भगवान कृष्ण का संबंध है, और रासलीला से भी भगवान कृष्ण का संबंध है। तो हम यहाँ पर अयोध्या नहीं लगा सकते क्योंकि राम का संबंध है, वाराणसी और उज्जैन तो लगा ही नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला, जल शक्ति अभियान जिसे हम कैच द रेन की शुरुआत कब की गई। अब मान लो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन करंट अफेयर कब हुआ, तो ये हुआ 22 मार्च 2021, 22 मार्च 2021। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि गहरे समुद्र में हाइड्रोथर्मल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। जब भी गहरे समुद्र में जो हाइड्रोथर्मल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की बात करें, तो इसका राइट आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा। तो इनमें क्या होती है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है, झुंपा लाहिड़ी की प्रसिद्ध कृति कौन सी है जिसके लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला। अब दोस्तों एक महिला है जिनका नाम है झुंपा लाहिड़ी, और झुंपा लाहिड़ी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंटरप्रेटर ऑफ द मालदीव। क्या नाम है, इंटरप्रेटर ऑफ द मालदीव। तो ये दोस्तों ये जो बुक है ना, इस बुक के लिए ना पुलित्जर पुरस्कार मिला है। तो ये बुक आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन बना है वो बुक से बना है। अब कुछ ऐसी बुक है लगभग आपको याद रखनी है दोस्तों 50 से 60 बुक। तो 50 से 60 किताबें आपको 5 से 10 बार रिवीजन करना है। हो सकता है उनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाए। अब यहाँ पर जैसे झुंपा लाहिड़ी की बुक आपसे पूछ ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय गणराज्य का आधिकारिक गठन किस तिथि को हुआ। भारतीय गणराज्य का आधिकारिक गठन होता है दोस्तों कब, 26 जनवरी 1950 को। क्योंकि इसी 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, तो आपके भारत का संविधान लागू होता है। क्या होता है, तो भारत का संविधान लागू होता है। अब भारत के संविधान की बात आई तो भारत के संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। हम डेली संविधान पे कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन आज थोड़ी सी चीजें करेंगे। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि भारतीय संविधान के जो पहले अध्यक्ष थे ना, उनका नाम क्या था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान के दूसरे अध्यक्ष कौन बने थे, तो उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद जो थे ना दोस्तों, वो क्या थे, तो वो स्थायी अध्यक्ष थे। मतलब सच्चिदानंद सिन्हा तो अस्थायी थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद क्या थे, स्थायी अध्यक्ष थे। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना दोस्तों कि जो भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान में जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया ना, ये कब लाया गया, ये आपको बताना है। तो आपको बताना है 13 दिसंबर सन 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। और कौन लाया, तो नेहरू जी के द्वारा लाया गया। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। डेली क्वेश्चन संविधान से करेंगे तो चीजें आपकी क्लियर होती जाएगी। अगला, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश की सहायता से हुआ। दोस्तों 3 इस्पात संयंत्र से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पहला तो हम बात करते हैं भिलाई का, तो भिलाई की जो स्थापना की गई है सोवियत संघ के बाद से की गई है। आपको ये 3 आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। पहले का नाम है भिलाई इस्पात संयंत्र। आपसे अगर पूछे कि कहाँ पर है दोस्तों, तो ये छत्तीसगढ़ में। और इसकी स्थापना कब की गई, 1955 में। और किसकी सहायता से, तो सोवियत संघ या रूस की सहायता से की गई। अगला आता है दोस्तों राउरकेला। तो राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में है। इसकी स्थापना 1955 में की गई। और किसकी सहायता से, जर्मनी की सहायता से, मोस्ट इंपोर्टेंट। और एक आता है दुर्गापुर, ये कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना 1956 में की गई। और किसकी सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, तीनों की स्थापना 1955-56 में की गई। मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में इनकी स्थापना की गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एक आता है दोस्तों बोकारो, जिसकी स्थापना झारखंड में की गई है। ये भी सोवियत संघ की सहायता से 1964 में। तो ये 4 आपको नाम इंपॉर्टेंट याद रखना है आपके एग्जाम के लिए। अगला है अपघटन की दर कब न्यूनतम हो जाती है। मतलब अपघटन की जो दर है वो कम कब हो जाती है, तो जब दोस्तों निम्न ताप होगा और ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ऐसी स्थिति में आपका अपघटन की दर जो है ये कम हो जाती है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया। दोस्तों जो वंदे मातरम गीत है ना, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, लेकिन ये किस उपन्यास से लिया गया, तो इनका उपन्यास था जिसका नाम है आनंद मठ। और इसी आनंद मठ में वंदे मातरम के बारे में जिक्र किया गया था। तो ये वंदे मातरम कहाँ से लिया गया, तो आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया। अगला क्वेश्चन है चंदोरा मध्यम सिंचाई परियोजना किस जिले में। अब ये कुछ ऐसी सिंचाई परियोजना, हम क्या करते हैं, इंदिरा गांधी पढ़ते हैं, गांधी सागर पढ़ते हैं, मान पढ़ते हैं, तो ऐसी चीजें हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है चंदोरा मध्यम सिंचाई परियोजना, तो ये किस जिले में दोस्तों, तो ये बैतूल जिले में। ये चीज आपको याद रखना है, बैतूल में। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों, तवा परियोजना पूछे तो होशंगाबाद में आपको बताना है। मान परियोजना आपसे पूछे तो धार जिले में बताना है। और चोरल परियोजना अगर आपसे पूछे दोस्तों तो इंदौर में बताना है। ये कुछ इंपोर्टेंट परियोजना है। अगला है कोल जनजाति मध्य प्रदेश के किस भूभाग पर मूल निवासी है। दोस्तों ये जो कोल जनजाति है ना, ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। ये कोल जनजाति रीवा सतना वाले जिले में पाई जाती है। और ऐसा माना जाता है कि कोयला जो निकालने का काम करती है ना, ये कोल जनजाति ही करती है। तो कोल जनजाति अगर आपसे पूछे तो ये पाई जाती है आपका रीवा सतना वाले जिले में, या फिर हम सीधी सिंगरौली भी कह सकते हैं। और उत्तर पूर्वी या विंध्य क्षेत्र में पाई जाती है और कोयला निकालने का काम करती है। अगर आपसे पूछे कि भाई मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपको बताना है दोस्तों भील जनजाति है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे झाबुआ अलीराजपुर वाले क्षेत्र में भील जनजाति पाई जाती है। एक चीज और आपको याद रखना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है ना, जैसे भिंड मुरैना श्योपुर, यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है सहरिया जनजाति। तो ये भी आपको याद रखना है। एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों, जो केंद्र सरकार है ना, केंद्र सरकार ने 3 ऐसी जनजाति है जिनको सबसे पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है ना। तो उन जनजातियों के नाम आपको याद रखना है। तो उन जनजातियों के नाम क्या है, एक का नाम है सहरिया, एक का नाम है बेगा और एक का नाम है भारिया। सहरिया, बेगा और भारिया। तो ये 3 ऐसी जनजाति है जिसको केंद्र सरकार ने सबसे पिछड़ी जनजाति घोषित की। और इनमें से भी दोस्तों ये जो भारिया जनजाति है ना, ये सबसे पिछड़ी जनजाति है जो कि पातालकोट में पाई जाती है।
पातालकोट में जंगल है दोस्तों, ये पातालकोट के जंगल छिंदवाड़ा में आते हैं और आज भी ये सबसे पिछड़ी जनजाति भारिया जनजाति पातालकोट के भारिया जनजाति पातालकोट के जंगल में पाई जाती है, जो कि छिंदवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर किस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध है? एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो बुरहानपुर है ना, ये देश का पहला हर घर जल प्रमाणीकरण जिला बना है। तो इंपोर्टेंट चीज हो जाती है करंट अफेयर के हिसाब से भी, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना? बुरहानपुर, आपको याद रखना है। एक चीज और आपको याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो पहली सोलर सिटी बनी है ना, उसका नाम है सांची। तो सोलर सिटी या सोलर शहर पूछे वो कौन सा है? सांची, आपको याद रखना है। दोस्तों हम बुरहानपुर की बात कर रहे थे ना, तो बुरहानपुर के बाद में एक चीज आपको याद रखना है कि सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी जिला आपका बुरहानपुर है। और इसी बुरहानपुर में एक किला आता है दोस्तों, जिसका नाम है असीरगढ़ का किला। और इस असीरगढ़ के किले को दक्षिण का द्वार बोला जाता है, मतलब दक्षिण में जाने का द्वार किसे बोला जाता है? असीरगढ़ के किले को बोला जाता है, जो कि सबसे दक्षिण में आता है बुरहानपुर में। और ये जो बुरहानपुर है ना, अगर आपसे पूछे कि कितने डिग्री पर है, तो ये 21 डिग्री पर आपका माना जाता है, मतलब 21 डिग्री अक्षांश रेखा पर बुरहानपुर आता है। तो इतने पॉइंट आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1952 के पहले आम चुनाव के समय भोपाल विधानसभा सदस्य की संख्या कितनी थी? तो विधानसभा में अगर पूछे तो 1952 के पहले आपसे पूछ रहा है, तो 1952 के पहले का डाटा आपको याद रखना है। भोपाल में जो विधानसभा सदस्य की संख्या थी ये 30 थी। लेकिन हम अगर बात करें दोस्तों विधानसभा की, तो विधानसभा की हम बात करें दोस्तों, तो आपसे पूछेगा कि जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल था, तब विधानसभा की सीटें कितनी थी? तो 320 थी। लेकिन वर्तमान में एमपी में विधानसभा की सीटें कितनी है? तो आपको याद रखना है दोस्तों 230 है। दोस्तों ये जो 230 है ना, इसमें आरक्षण दिया है। इसमें एससी की सीटें आपको याद रखना है 35 और एसटी की सीटें आपको याद रखना है दोस्तों 47। तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, जहां से हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, तवा जलाशय नर्मदापुरम की विद्युत उत्पादन क्षमता। अब ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो तवा जलाशय नर्मदापुरम जिले में आता है और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 13.5 मेगावाट है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस क्षेत्र में दर्ज किया गया? सबसे ज्यादा जो दैनिक तापांतर दर्ज किया ना दोस्तों, ये ग्वालियर और वाले क्षेत्र में दर्ज किया जाता है, मतलब उत्तर पश्चिमी भाग हम इसको कह सकते हैं, है ना। पहली चीज तो ये याद रखना है। दूसरी चीज आपको याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मध्य प्रदेश में सबसे दैनिक तापांतर वाला महीना कौन सा है, तो आपको बताना है दोस्तों मार्च का महीना। ये मार्च का महीना सबसे ज्यादा तापांतर वाला महीना है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा गर्मी वाला महीना कौन सा है, तो फिर आपको बताना है मई का महीना। ठीक है, तो मई का महीना सबसे ज्यादा गर्मी वाला महीना है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी जो पड़ती है वो गंज बासोदा में पड़ती है। गंज बासोदा में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बघेल अंचल रीवा सतना सीधी में कौन सी बोली बोली जाती है? अब ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया, मतलब ये भी आपके लिए एक तरीके का प्लस पॉइंट हो सकता है। तो बघेलखंड की बात हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है बघेलखंड में बघेली बोली जाएगी, बुंदेलखंड में बुंदेली बोली जाएगी, मालवा में मालवी बोली जाएगी, और उसके बाद में निमाड़ में निमाड़ी बोली जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। अगला है, भील जनजाति की उपजाति भिलाला का मुख्य केंद्र क्या है? मैंने आपसे कहा दोस्तों कि भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो इसकी उपजातियां भी पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। और आप सभी जानते हो कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला झाबुआ और अलीराजपुर है। सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है, क्योंकि अलीराजपुर भी झाबुआ से ही मिलकर बना है। तो ये कहाँ पाई जाएगी? आपकी ऑप्शन नंबर है झाबुआ और अलीराजपुर में। अगला क्वेश्चन है, तानसेन समारोह प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? तानसेन समारोह की बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ पर होता है? तो ये ग्वालियर में होता है तानसेन समारोह। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि संगीत समारोह कहाँ होता है, तो आपको बताना है संगीत समारोह कहाँ होता है, तो मैहर में होता है। मैहर में आपका संगीत समारोह आयोजित होता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट समारोह से आपको क्वेश्चन याद रखना है। अगला है, जोबट परियोजना
शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना किस नदी पर है? अब ये क्वेश्चन कल भी आपने देखा था, कल भी आया था और आज भी आता है। मतलब जोबट परियोजना मैंने आपको बताया था कि नर्मदा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है हथनी नदी। यहीं पर आपका जोबट परियोजना या शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश के अलीराजपुर और झाबुआ जिले के अंतर्गत आती है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल में धूल के कण बहुत छोटे बड़े हो, नहीं सॉरी, यदि वायुमंडल में धूल के कण बहुत बड़े हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? अगर वायुमंडल में धूल के कण बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो आकाश का रंग सफेद ही दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कलर है वो विभाजित नहीं होगा या अपने रंगों में विभक्त नहीं होगा। तो फिर आपको आसमान का कलर कैसा दिखाई देगा? सफेद दिखाई देगा। अगला, मोटर के बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये जो विद्युत मोटर है ना, इस विद्युत मोटर की दिशाएं ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया है फ्लेमिंग ने। और फ्लेमिंग का कौन से हाथ का नियम है? तो बाएं हाथ का नियम है। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का संबंध किससे है, तो ये मोटर की दिशाएं ज्ञात करने के। किस प्रकार से? आप देखो दिशाएं कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये लेफ्ट हैंड रूल से हम बताएंगे कि अगर आपका अंगूठा जो है ना दोस्तों, ये बताता है बल को, ठीक है, आपकी जो मध्यमा उंगली है ये आपके बताती है किसको? करंट को। और आपकी जो तर्जनी है वो बताती है किसको? तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। अंगूठा क्या बता रही है, तर्जनी क्या बता रही है और मध्यमा क्या बता रही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला है, प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? दोस्तों जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो टोटल 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। मतलब आपने देखा होगा कि इंद्रधनुष बनता है, तो वो इंद्रधनुष बनता है तो वो किस कारण बनता है? तो वर्ण विक्षेपण के कारण। किसके कारण? तो वर्ण विक्षेपण के कारण। आपने देखा होगा बारिश के टाइम पर इंद्रधनुष बनता है, तो जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, वो बारिश की बूंदों से टकराकर 7 भागों में विभक्त हो जाता है और वहीं से क्या बनता है? तो वहीं से आपका इंद्रधनुष बनता है। तो ये इस प्रकार से आपका जो सूर्य का प्रकाश है वो कितने भागों में बढ़ जाता है? 8 भागों में। और इसी घटना को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन है, 2 लैंप 100 वाट और 160 वाट को श्रेणी क्रम में जोड़े तो प्रवाहित धारा क्या होगी? दोस्तों एक तो होता है समांतर क्रम। क्या होता है? समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम। और एक होता है आपका श्रेणी क्रम। क्या होता है? श्रेणी क्रम। मतलब अपने घर में जितनी भी लाइट लगती है हम मानते हैं कि 2 तरीके से लगेगी, एक तो समांतर क्रम और एक श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में कैसे लगाएंगे? तो ये मान लो अपन ने एक लाइट यहाँ लगाई है, फिर एक लाइट अपन ने यहाँ लगाई है और एक लाइट अपन ने यहाँ लगाई है, ठीक है। और इन दोनों का, ये तीनों का इस प्रकार से सिरा अपन जोड़ देते हैं ये, और फिर इनको अपन यहाँ से क्या दे देते हैं? तो इनको यहाँ से अपन लाइट दे देते हैं, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। ये यहाँ से लाइट दे दी, तो इसे कहा जाता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है? तो अपन ने श्रेणी क्रम में पहली लाइट यहाँ लगाई, दूसरी लाइट फिर यहाँ लगा दी इससे जोड़कर, और तीसरी लाइट यहाँ लगा दी, और ये आपका यहाँ से इसको क्या दे दिया? माइनस और प्लस, ये अपन ने लाइट दे दी, ठीक है। अब देखो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम में अगर यहाँ से आपकी विद्युत धारा जा रही है, मतलब लाइट का करंट जा रहा है, तो ये जो श्रेणी क्रम है ना, इसमें जो आपकी करंट रहता है ना, ये सभी भागों में बराबर रहता है। मतलब यहाँ पर भी सेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा और यहाँ पर भी सेम रहेगा। लेकिन दोस्तों जो समांतर क्रम है ना, इसमें जो आपका विद्युत धारा या करंट रहता है वो यहाँ आधा बढ़ जाता है, यहाँ बढ़ जाता है और यहाँ बढ़ जाता है। मतलब इसमें अलग अलग रहता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। एक और चीज आपको याद रखना है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि मान लो मैंने ये तीनों लाइटें चला रखी, इन तीनों लाइट में से मैंने ये नीचे वाली लाइट हटा दी, तो भी ऊपर की 2 लाइट चलती रहेगी। लेकिन जो समांतर क्रम में लाइट चलती रहेगी, लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होगा? मैंने ये मान लो एक लाइट हटा दी, तो फिर ये दोनों लाइट भी बंद हो जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो अपन से पूछा है श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में क्या होगी दोस्तों? तो जो प्रवाहित धारा है ये अलग अलग जोड़ने से अधिक होगी। मतलब आपका श्रेणी क्रम में धारा हमेशा अधिक होती है। क्यों? क्योंकि वो विभाजित नहीं होती है, एक लाइन में बहती रहती है। अगला है, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैसें कौन सी है? अब ये क्वेश्चन कल भी आया था, आज की शिफ्ट में भी आया। कल सीधे नाम दे रखे थे और आप आज इनके फॉर्मूले दे रखे। मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये दो आपके याद रखना है, 2 गैसें ऐसी है जो अम्लीय वर्षा करवाती है, Na2 और Na2। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, एक्वारेजिया रॉयल वाटर में सांद्र HCl और HNO3 का अनुपात क्या है? दोस्तों एक द्रव होता है जिसका नाम है एक्वारेजिया,
और ये एक्वा रेजिया है ना, दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो HCl और इसमें एक होता है HNO3। आपसे इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो HCl का इसमें कितने अणु रहते हैं, 3, और HNO3 के अणु किसमें रहते हैं, इसमें 1, तो 3:1 आपको याद रखना है। तो एक्वा रेजिया में HCl और HNO3 होता है, इनका अनुपात 3:1 होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बिच्छू बूटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। देखो, अम्ल और क्षार से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, तो आपसे पूछे कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो याद रखना है मेथेनोइक अम्ल। इसी मेथेनोइक अम्ल को फार्मिक अम्ल भी बोला जाता है, ठीक है। तो मेथेनोइक अम्ल ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे दोस्तों दूध में कौन सा अम्ल होता है, तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अगला, कैल्शियम कार्बोनेट CaO3 को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। दोस्तों ये है CO3, और मान लो मैंने इसको गर्म किया तो ये क्या बन जाएगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, और उसके साथ में आपका याद रखना है कौन सी गैस निकलेगी, CO2, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, पीतल के बर्तनों पर हरे धब्बे का पड़ना क्या कहलाता है। तो याद रखना है दोस्तों, पीतल के बर्तन जो होते हैं उन पर हरा रंग चढ़ जाता है, इसी को कहा जाता है संक्षारण, या इसी को कहा जाता है जंग। आपने देखा होगा लोहा भी काला पड़ जाता है, तो वो किस कारण पड़ता है, संक्षारण के कारण पड़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साबुन द्वारा चिकनाई हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इजी क्वेश्चन है, साबुन द्वारा चिकनाई हटाने की क्रिया कहलाती है इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण, ठीक है। तो पाइसीकरण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है। मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि श्वसन की क्रिया में क्या होती है, तो ऊर्जा मुक्त होती है, और ये क्रिया कहाँ होती है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, आपका C6H12O6 आपका ग्लूकोज लेते हैं, और जब श्वसन करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है, तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका जल और प्लस आपको ऊर्जा दे देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटकर आपके शरीर को क्या मिल जाती है, तो ऊर्जा मिल जाती है। तो श्वसन के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है ना, ये किस रूप में होती है, तो ATP के रूप में आपको ऊर्जा मिलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि थायरोक्सिन हार्मोन्स के स्तर को नियंत्रित करने के लिए पीयूष ग्रंथि का कौन सा हार्मोन छोड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है दोस्तों, आपके शरीर में जितनी भी ग्रंथियां है, इन ग्रंथियों को नियंत्रण करती है ग्रंथि जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों को नियंत्रण करती है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि क्यों कहा गया, क्योंकि यह सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। अब दोस्तों ये थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स को नियंत्रित स्तर को नियंत्रण करने के लिए एक हार्मोन छोड़ती है जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये हार्मोन्स कौन छोड़ती है, तो पीयूष ग्रंथि छोड़ती है। क्यों, क्योंकि ये थायरोक्सिन हार्मोन्स को नियंत्रण करना रहता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन्स अगर देखेंगे तो थायराइड से संबंधित है, मतलब आपकी जो थायराइड ग्रंथि है इसको भी नियंत्रण कर रही है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि सभी को नियंत्रण करती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, मास्टर ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट का विघटन होने पर क्या प्राप्त होता है। दोस्तों जब श्वसन की क्लास मैंने ली थी तब आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट का विघटन होने पर क्या बनता है, ये मैंने आपको बताया था। मैंने आपको एक डायग्राम बताया था कि सबसे पहले अपन ने ग्लूकोज लिया दोस्तों, और ये ग्लूकोज किसमें परिवर्तित हुआ, पाइरूवेट में। और दोस्तों ये जो पाइरूवेट है ना, अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी है तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर किसमें टूट जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाएगा, और साथ में आपको ATP के रूप में ऊर्जा मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो ये पाइरूवेट आपका कहाँ जाएगा, मसल में जाएगा, और मसल में जाकर आपका किस में जमा हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल में जमा होने के बाद में आपके शरीर को ऊर्जा दे देगा। ये चीज मैंने आपको अच्छे से समझाई थी। तो सबसे पहले ग्लूकोज पाइरूवेट में टूट रहा है, और पाइरूवेट में टूटने के बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटने के बाद में आपके शरीर को ऊर्जा दे देगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट का विघटन कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा के साथ में होता है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है कि मधुमेह का मुख्य कारण क्या है। मैंने आपसे ये कहा था कि मधुमेह का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों इंसुलिन की कमी होना। मान लो आपके शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन्स की कमी हो गई तो आपके शरीर में जो आप शक्कर को ग्रहण करोगे वो शक्कर ग्लाइकोजन के रूप में नहीं बदलेगी, और ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगी तो फिर आपके शरीर में शक्कर की मात्रा बढ़ जाएगी, और इसीलिए मधुमेह रोग, डायबिटीज रोग या शुगर की बीमारी होती है। तो कौन से हार्मोन्स के कारण होती है? तो इंसुलिन हार्मोन्स की कमी के कारण ये बीमारी होती है। और अगर आपसे पूछे कि इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है तो ये अग्नाशय से निकलता है दोस्तों। अग्नाशय की जो बीटा कोशिका है ना, यहाँ से इंसुलिन हार्मोन्स का स्त्रावण होता है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया? तो ये दिया लिंडमैन ने। किसने दिया? तो लिंडमैन के द्वारा दिया गया। होता क्या है दोस्तों, मान लो ये घास है और ये घास जो है, ये घास किसने खा ली? तो ये घास खा ली टिड्डे ने। किसने खा ली? टिड्डे ने घास खा ली। अब ये घास में तो 100% आपका ऊर्जा थी, लेकिन घास में से 100% में से टिड्डे के पास में कितनी ऊर्जा पहुंची? 10% ही ऊर्जा पहुंची। कितनी ऊर्जा पहुंची? 10% ही ऊर्जा पहुंची। फिर इस टिड्डे को खा लिया, मान लो हिरण ने खा लिया। किसने खा लिया? तो हिरण ने खा लिया। तो इस टिड्डे के पास में टोटल 100% ऊर्जा थी, इस 100 की 10% किसके पास में पहुंची? हिरण के पास में। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ऊर्जा पहुंच रही है वो मात्र 10% ही पहुंच पाती है। और ये नियम किसने दिया? तो ये लिंडमैन के द्वारा दिया गया नियम है। तो दोस्तों ये आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थे जिसमें अपन ने एमपीजी के, उसके बाद में जीके और साइंस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ठीक है, अभी साइंस का लेवल धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एकदम से ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। जैसे आपके दर्पण वाले क्वेश्चन, लेंस वाले क्वेश्चन, ये सारे इक्वेशन भी हम सोल्व करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर ले और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।